अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ ADHD। ADHD के हमने सबसे कॉमन सिम्टम्स देख लिए हैं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, अटेंशन को एक से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी हमने देखा कि ADHD के सिम्टम बहुत वेरिड हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से नज़र आते हैं। तो इनको हम कैटेगराइज कैसे करें, कितनी टाइप्स में या किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। ADHD को डायग्नोसिस के लिए 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है और एक हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ ADHD का डिफ्रेंशिएशन भी है, विच इज गिवन बाय डॉक्टर एमन, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं। इन्होंने बहुत इसमें स्टडीज करी हैं रिगार्डिंग ADHD एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इन्होंने कुछ 7 टाइप्स ऑफ ADHD डिस्क्राइब किया है, जिसको पढ़ने से हमको कुछ कुछ कारणों के बारे में, सिम्टम्स अलग अलग क्यों होते हैं, डायग्नोसिस अलग अलग तरह से कैसे किया जा सकता है और ट्रीटमेंट कैसे अलग अलग तरह से किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मैं दोनों ही तरह के डिफ्रेंशिएशन या कैटेगराइजेशन डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ ADHD की। These 3 types of ADHD, they are number 1, that is named as inattentive and distractible type. And second type of ADHD is impulsive and hyperactive type. And third is combined type. ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये हमको ये शो कर रहा है कि कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं जिसमें इनअटेंटिवनेस ज़्यादा हो, कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें दोनों तरह के सिम्टम्स नज़र में आए। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि 80% ऑफ हाइपर एक्टिविटी टाइप पेशेंट्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू कंबाइंड टाइप इन 3 और 5 years। तो इसलिए ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देता है कि इनअटेंटिव टाइप ADHD अलग से भी कई पेशेंट में डायग्नोज होता है, जबकि हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी एंड कंबाइंड टाइप एक तरह से भी डायग्नोज होता है। और हमने ये भी इससे पता चल गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डायग्नोसिस बदल भी जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि 5 से 8 साल में ये हाइपर एक्टिविटी के जो सिम्टम्स हैं कंबाइंड टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बार बार डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे सिंपल डिफ्रेंशिएशन है 3 टाइप्स में। अब हम बात करेंगे 7 टाइप्स ऑफ ADHD। तो ये जो 7 टाइप्स हैं दे आर नेम्ड एज क्लासिक, inattentive, over-focused, temporal, limbic, ring of fire and anxious या anxiety। तो ये 7 टाइप्स ऑफ ADHD डॉक्टर एमन ने बताए हैं। सभी के साथ टाइप लिख लेते हैं। एंग्शियस टाइप, इनअटेंटिव टाइप, ओवर एक्टिव टाइप, टेम्पोरल टाइप, लिम्बिक टाइप, रिंग ऑफ फायर टाइप
and anxious type of ADHD। अब इन सब टाइप में सिम्टम्स में फर्क है, और अगर सिम्टम्स अलग होंगे और उनका कारण अलग होगा तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक टाइप। क्लासिक टाइप सबसे सिंपल टाइप है, सबसे प्रिलिमिनरी टाइप है। इसमें आमतौर पे ADHD के सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन वो सिम्टम तब नज़र आते हैं जब कोई फोकस्ड वर्क करना है, यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इनमें ADHD के सिम्टम नज़र नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब फोकस्ड वर्क करना है, यानी कोई ऐसा काम करना है जिसमें बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तब इनमें ADHD के सिम्टम्स नज़र आते हैं। आमतौर पे जो ADHD है उसका कारण क्या माना गया है? उसका मेन कारण माना जाता है कि इसमें जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है या रेगुलेटेड नहीं है, और ब्रेन में ब्लड का जो फ्लो है वो कम है। तो ये दो मेन कारण माने जाते हैं ADHD के, कि या तो डोपामिन के लेवल रेगुलेटेड नहीं है या ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम है। तो सिमिलरली क्लासिक में भी ये कारण माने जाते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है इनअटेंटिव टाइप। अब आमतौर पे हमने क्या देखा कि ADHD के इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, इनएबिलिटी, इनअटेंशन, ये वाले जो सिम्टम्स हैं नज़र आते हैं। लेकिन इस टाइप में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी नहीं है, तो इन पेशेंट में ये सिम्टम्स नज़र नहीं आते। सिम्टम कौन सा नज़र आता है? सिर्फ इनअटेंशन का, या दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो मेन इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी नहीं है, सिर्फ इनअटेंशन का सिम्टम नज़र आएगा। और ये जो टाइप है दिस इज मोर कॉमन इन गर्ल्स। हमने पढ़ा था कि बॉयज़ में 3:1 का रेशो रहता है, लड़कों में ज़्यादा ADHD नज़र आता है, लड़कियों में कम। तो लड़कियों में जो ADHD नज़र आता है दैट इज ऑफ इनअटेंटिव टाइप। नेक्स्ट इज ओवर फोकस्ड टाइप। अब जैसा नाम से क्लियर है कि ब्रेन इज ओवर फोकस्ड ऑन सर्टन एक्टिविटीज। आमतौर पे हम कोई काम करते हैं तो उसमें कई बार हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, या कई बार हम अपने जो वर्क है उसमें एक से दूसरे वर्क पे फोकस कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उनको फोकस करने में कहाँ प्रॉब्लम आएगी? व्हेन दे हैव टू शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम टास्क टू टास्क। तो यहां लिखेंगे हम दे कांट शिफ्ट। नॉर्मली हम कर सकते हैं, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये सिम्टम नजर आएगा वो अपने फोकस को एक से दूसरे टास्क पे आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज ओवर फोकस्ड टाइप। अब इसके साथ साथ इनमें कई बार ऑब्सेसिव, ऑपोजिशनल, इस तरह के डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। ऑब्सेसिव क्या होता है? जब ब्रेन एक ही काम को करने के लिए बार बार कहता है, एक ही एक्टिविटी को हम बार बार कहते हैं, या एक विचार हमारे दिमाग में स्टिक कर जाता है, दैट इज ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। एंड सिमिलरली ऑपोजिशनल मतलब जो भी कहा गया है उसको ना कहना। ऑपोजिशन डिफाइंस डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड टू अपोजिंग व्हाट
वॉट एवर इज बीइंग सेड, कुछ भी कहा जा रहा है उसको नकारना। इस तरह के कई बार इसमें डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स लाइक अग्रेशन एंड एंगर। अब ये बिहेवियरल प्रॉब्लम इनमें नजर आएगा। इसका कारण क्या बताया गया है? इसका कारण एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन के ऊपर, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये सिंगुलेट गायरस क्या है। हमारे ब्रेन के दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं जो कॉर्पस क्लोसम से आपस में जुड़े हुए हैं। तो कॉर्पस क्लोसम के बिल्कुल पास वाला जो कॉर्टेक्स है दैट इज कॉल्ड एज द सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस जो है इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन वोकलाइजेशन, यानी अपने विचारों को वर्ड्स में प्रकट करने की जो हमारी काबिलियत है उसको ये रेगुलेट करता है, क्योंकि ये ब्रोकाज एरिया से इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो जुड़े होते हैं। ब्रोकाज एरिया ये मैंने डिस्कस किया है जब मैंने लैंग्वेज लर्निंग डिस्कस करी है, लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज क्या होता है, उसमें ब्रोकाज एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिंगुलेट गायरस वो पार्ट है ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और वोकलाइजेशन में हेल्प करता है, और इसलिए ये हमारी इमोशनल बॉन्डिंग को इम्पैक्ट करता है। हम अपने इमोशनल बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं? अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी विचारों को उनके साथ शेयर करके। तो बिकॉज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड वोकलाइजेशन ऑफ इमोशंस प्रॉपरली नहीं कर पाते तो इनका इमोशनल बॉन्डिंग भी पुअर रहता है। सो दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ एंटीरियर सिंगुलेट गायरस मिसफंक्शनिंग, जिसकी वजह से ओवर फोकस्ड टाइप का डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। अब इसमें इसके साथ साथ जो क्लासिक टाइप के जो डिसऑर्डर हैं वो भी लिंक हो सकते हैं, यानी ओवर फोकस में सिम्टम्स किसके आएंगे? क्लासिक टाइप के आएंगे, और दीज सिम्टम्स विल बी सीन। नेक्स्ट इज टेम्पोरल टाइप। टेम्पोरल टाइप में भी क्लासिक टाइप के सिम्टम्स आएंगे, और इसमें क्योंकि टेम्पोरल लोब इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। टेम्पोरल लोब क्या है? टेम्पोरल लोब हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो ईयर के पीछे मौजूद है। सो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब। सो इन दिस केस व्हाट वी सी दैट देयर आर सर्टन लर्निंग डिसेबिलिटीज अटैच्ड, यानी इन इंडिविजुअल्स में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी देखने को मिलती हैं, और इनकी मेमोरी भी कम होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंड दे ऑल्सो हैव बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जैसे इनमें भी एंगर और डिप्रेशन हो सकता है। राइट? तो इसका कारण क्या है कि इसमें टेम्पोरल लोब जो है वो एबनॉर्मल है। ADHD में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है इसकी एक्टिविटी कम होती है। सो बिकॉज ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एबनॉर्मेलिटी, द फंक्शंस लाइक एग्जीक्यूटिव फंक्शंस
वर्किंग मेमोरी, ये जो प्रॉब्लम है ये भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब जो टेम्पोरल लोब है, इसकी वजह से डिप्रेशन भी इसके साथ कई बार एसोसिएट हो जाता है। तो इस तरह से इसका थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर टाइप्स। नेक्स्ट इज लिम्बिक टाइप। In limbic type, the problem lies with the limbic lobe. Anterior cingulate gyrus या cingulate gyrus को लिम्बिक लोब का ही एक पार्ट भी माना जाता है। तो ये वो एरिया है जो कॉर्पस क्लोसम के अराउंड सी शेप्ड पार्ट जो है, जो कॉर्टेक्स का है, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्बिक लोब। तो ये जो लिम्बिक लोब का जो एरिया है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमारी जो रीइंफोर्समेंट है, इसको कंट्रोल करता है। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि किसी काम का अच्छा नतीजा आ रहा है, देन दैट बिहेवियर इज रीइंफोर्स, हम उस काम को बार बार करते हैं। और जब हम देखते हैं हम कोई एक्टिविटी करते हैं या हम कोई एक्शन करते हैं, उसका एक बुरा नतीजा हमारे सामने आ रहा है, देन दैट एक्टिविटी इज नॉट रिपीटेड। लिम्बिक लोब इस रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर में बड़ा इफेक्टिव है। अब क्योंकि इसमें इस केस में ओवर एक्टिविटी ऑफ लिम्बिक लोब है, इसलिए इससे संबंधित जो सिम्टम्स है वो हमें इस केस में नजर आते हैं। जैसे इनमें क्रॉनिक सैडनेस या वर्थलेसनेस, अपने के ऊपर तरस खाने की जो इमोशन है, दैट इज वेरी प्रोनाउंस्ड हियर। और आमतौर पे लंबे समय तक बनी रहने वाली सैडनेस इसमें देखने को मिलती है, या मूडीनेस, यानी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इमोशनल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि लिम्बिक लोब इज ओवर एक्टिव, जो कि हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। और इनमें अक्सर ऐसी फीलिंग्स रहती हैं जैसे हैव नॉट्स की हैं। हैव नॉट्स क्या होते हैं? हर समय सल्किंग की फीलिंग, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सो दिस इज मेनली इमोशनल डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ लिम्बिक लोब। नेक्स्ट इज रिंग ऑफ फायर टाइप। अब रिंग ऑफ फायर टाइप के जो मेन सिम्टम है, दैट इज ओवर सेंसिटिविटी। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर ओवर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट, जैसे साउंड हो गई, लाइट हो गई, स्मेल हो गई, इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए बहुत डिस्ट्रैक्टफुल है। यानी इनका दिमाग बहुत भटकता है, फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर ओवर सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ इनमें एंग्जाइटी इज ऑल्सो देयर, वो भी एक सिम्टम इनका हो सकता है। अब इसका जो कारण है वो क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ब्रेन का जो आउटर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये कंट्रोल करता है हमारी प्लानिंग को और हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो गया, या प्लानिंग एबिलिटीज हो गई, या लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, ये काम हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। जहां पर मैंने लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी डिस्कस करी है, वहां मैंने ब्रोकाज एरिया डिस्कस किया है, जो कि
लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इनमें क्योंकि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ओवर एक्टिव है तो ब्रोकाज एरिया इज ओवर एक्टिव। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि ब्रोकाज एरिया जो है ये हमारे स्पीच को रेगुलेट करता है, इसलिए इनमें एक और सिम्टम हमको नजर आता है दैट दे टॉक वेरी फास्ट, बोलते बहुत तेज तेज हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्रोकाज एरिया। तो इस तरह से हमको ये जो 7 टाइप्स हैं ये हमको अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि क्या सिम्टम्स है और क्यों है। सो दैट इज वाई आई हैव डिस्कस्ड इट हियर कि जो 7 टाइप्स हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एंग्शियस टाइप। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? इन सभी टाइप्स में डोपामिन का लेवल लो रहता है, लेकिन एंग्शियस टाइप में लेवल ऑफ डोपामिन इज हायर। क्यों? बिकॉज डोपामिन जो है ये हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया से प्रोड्यूस होता है और इसमें बेसल गैंग्लिया इज ओवर एक्टिव। अब बेसल गैंग्लिया वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कौन से फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, और हमारे इमोशंस हैं, और हमारे साइकोमोटर बिहेवियर हैं। इनको बेसल गैंग्लिया इम्पैक्ट करता है। बेसल गैंग्लिया ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। जैसे आप अगर वो वीडियो देखेंगे देन यू विल बी एबल टू सी बेसल गैंग्लिया इज समवट, ये हमारे ब्रेन का रफ पिक्चर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये कॉर्पस क्लोसम है, इसके अराउंड वाला जो एरिया है दैट इज सिंगुलेट गायरस एंड लिम्बिक लोब, और इसके सेंटर में यहाँ जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द बेसल गैंग्लिया। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब बेसल गैंग्लिया के ओवर एक्टिव होने की वजह से, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का एक फंक्शन डोपामिन प्रोड्यूस करना भी है, इनमें लेवल ऑफ हायर डोपामिन इज सीन, यानी डोपामिन का लेवल हाई रहता है। और लेवल ऑफ डोपामिन हाई होने की वजह से इनमें एंग्जाइटी बहुत है। इनमें एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो आपको नजर आएंगे, और कई बार ये फिजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स भी शो करते हैं। फिजिकल स्ट्रेस मतलब अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन इनका बॉडी स्ट्रेस्ड फील करता है, तो ये बॉडी एक, स्टमक एक, हेड एक, इस तरह का, यानी जब हमको फोकस्ड वर्क करना है देन दे मे बी शोइंग दीज टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। तो ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इन बाकियों में डोपामिन का लेवल लो है लेकिन इसमें डोपामिन का लेवल हाई है। अब नेचुरली अगर डोपामिन का लेवल ऑलरेडी हाई है तो इनका ट्रीटमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इसलिए अलग अलग तरह के जो हमारे ADHD के सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं क्योंकि वो ब्रेन के अलग अलग हिस्से को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 टाइप्स ऑफ ADHD, या इनके क्या सिम्टम्स हैं और ये कैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से के माल फंक्शनिंग के कारण या उसके फंक्शन में कोई तब्दीली आने के कारण ये हमें शो होते हैं। अब नॉट ओनली दिस, हमने क्या देखा कि इसके साथ साथ कई कोमॉर्बिडिटीज आर ऑल्सो अटैच्ड। तो कंबाइंड टाइप में देयर आर सर्टन कोमॉर्बिडिटीज ऑल्सो, यानी कई सारे
ऐसे डिसऑर्डर भी एसोसिएट हो जाते हैं ADHD के साथ, जिसकी वजह से ADHD के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो व्हाट आर दोज कोमोर्बिडिटीज अटैच्ड? देयर कैन बी एंजाइटी, देयर कैन बी पैनिक, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एंड कई बार हम क्या देखते हैं कि एंजाइटी और पैनिक दोनों इकट्ठे भी किसी इंडिविजुअल में देखने को मिल सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज agoraphobia, right? Then another OCD, that is obsessive compulsive disorder, ODD यानी defiance disorder, oppositional defiance disorder, depression, जो मूडीनेस के साथ भी रिलेटेड है, इमोशनल डिसबैलेंस के साथ रिलेटेड है। और कई बार हम क्या देखते हैं कि क्रोनिक डिप्रेशन बट ऑफ वेरी लो स्ट्रेंथ, दैट इज ऑल्सो सीन इन कॉम्बिनेशन विद ADHD। सो क्रोनिक डिप्रेशन बट ऑफ लो स्ट्रेंथ, दैट मीन्स लंबे समय तक चलने वाला हल्के सिम्टम वाला डिप्रेशन जो है, दैट इज कॉल्ड एज dysthymia. That also is related to ADHD. Besides this, there may be bipolar disorder. Bipolar disorder क्या है? मूड स्विंग एक से दूसरी तरफ बहुत जल्दी शिफ्ट होना। क्या देखा जाता है? कौन कौन सी कोमोर्बिडिटीज इसके साथ अटैच्ड हैं? इनको मैं यहाँ लिख रही हूँ, कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज मतलब और कौन कौन से डिसऑर्डर इसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं जो डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, सबके साथ डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन। कई बार हम क्या देखते हैं कि एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर दे आर अकरिंग इन कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज एगोराफोबिया। और डिप्रेशन जो लंबे समय तक बना रहे लेकिन स्ट्रेंथ में माइल्ड हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसथाइमिया। तो ADHD के साथ कई बार एगोराफोबिया एंड डिसथाइमिया इज एसोसिएटेड। सिमिलरली सोशल फोबिया यानी सोसाइटी में जाने से डर लगना, प्रॉब्लम होना, फोबिया इज रिलेटेड टू फियर्स। एंजाइटी, पैनिक, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू when a person is put under observation। तो कई बार ये जो एंजाइटी और पैनिक है या अगोराफोबिया जो है, ये तब उभर के आता है या तब जब बंदे को ज़्यादा डर लगता है जब उसको लगता है कि उसका बिहेवियर मॉनिटर हो रहा है, जैसे इंटरव्यूज हैं या आप अंडर ऑब्जर्वेशन है। सो दैट इज कॉल्ड एज अगोराफोबिया। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मूड का डिसऑर्डर है, मूड एक से दूसरी जगह बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। सो समटाइम्स दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज ऑल्सो कंबाइंड विद ADHD। बाइपोलर में 80% केसेस में देखा जाता है ये ADHD के साथ इसमें सिम्टम रहता है, लेकिन
जरूरी नहीं है कि ADHD के पेशेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर हो। बाइपोलर डिसऑर्डर में काफ़ी बार ADHD देखा जाता है। सिमिलरली सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि डोपामिन लेवल डिसरेगुलेटेड हैं तो कई बार ड्रग अब्यूज या अल्कोहल या इस तरह के प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं। So these are some of the disorder and similarly of course OCD यानी obsessive compulsive disorder and oppositional defiance disorder, ये भी हमने डिस्कस किया था, they are also associated with ADHD। अब क्या होता है कि कई बार इन डिसऑर्डर की वजह से इनके सिम्टम्स भी ADHD के साथ मिल जाते हैं और डायग्नोसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली ट्रीटमेंट में भी इन सभी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को भी ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। सो दैट इज रिगार्डिंग different comorbidities that may be present in ADHD.